लियोनार्डो हारूत राबील के अहम आदमी डैनियल को हिप्नोटाइज कर रहा था। क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो डैनियल? वो बोला, हाँ मैं तुम्हारी आवाज सुन रहा हूँ। लियोनार्डो बोला, तुम्हारे बाएं पैर के अंगूठे में दर्द हो रहा है, तुम सख्त तकलीफ महसूस कर रहे हो, मुझे बताओ कि तुम क्या महसूस कर रहे हो। डैनियल ने कहा, मैं शदीद तकलीफ में हूँ, मेरे बाएं पैर के अंगूठे में सख्त दर्द हो रहा है। उसकी आवाज से कर्ब जाहिर हो रहा था। लियोनार्डो ने कहा, कोई बात नहीं डैनियल, मैं तुम्हारे अंगूठे पर एक दवा लगा रहा हूँ, उससे तुम्हारी तकलीफ बिल्कुल जायल हो जाएगी। उसने बड को इशारा किया और बड ने बेड के नजदीक जाकर माचिस की तीली जलाई और डैनियल के बाएं पैर के अंगूठे से लगा दी। लियोनार्डो बोला, मैं तुम्हारे अंगूठे पर दवा लगा रहा हूँ डैनियल, इस दवा से तुम्हारी तकलीफ फौरन जायल हो जाएगी और तुम खासा आराम महसूस करोगे। बताओ अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो। डैनियल ने कहा, मैं आराम महसूस कर रहा हूँ। और हम सब हैरान रह गए, इसलिए कि बड ने उसके अंगूठे को पूरी तीली से जला दिया था और गोश्त जलने की चिरांद पूरे कमरे में फैल गई थी। लियोनार्डो ने कहा, अब तो आपको यकीन आ गया मिस्टर बड, या अब भी कोई कसर रह गई है? मैंने कहा, अब भी अगर कोई बेयकीनी का इजहार करे तो उसे पागल ही कहा जा सकता है। अब तुम इससे इसका नाम पूछो। लियोनार्डो ने मेरा सवाल दोहराया और डैनियल ने कहा, मेरा नाम डैनियल ग्राहम ओनील है। मेरे कहने पर लियोनार्डो ने पूछा, तुम कौन से मुल्क के रहने वाले हो और तुम्हारे वालिदैन कहाँ से ताल्लुक रखते हैं? डैनियल बोला, मेरे वालिदैन का ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से था, लेकिन बाद में वो अमेरिका में आबाद हो गए थे। मैं अमेरिका का ही बाशिंदा हूँ। मैंने उसका बैकग्राउंड जानने के लिए कई सवालात किए ताकि उसका रोल अदा करते वक्त मुझे किसी दुश्वारी का सामना न करना पड़े। फिर मैंने एंड्रयू के बारे में सवाल किया। डैनियल ने बताया, उसको हिप्नोटाइज किया गया था। उसे हिदायत की गई थी कि जैसे ही एलन ग्राहम की आवाज़ सुने, जो दरअसल अली यार खान है, अपनी पूरी कुव्वत से उस पर हमला करके उसे ख़त्म कर दे, खा इस अमल के दौरान उसे अपनी जान से ही क्यों ना हाथ धोने पड़ जाएं। मैंने अगला सवाल किया, हिप्नोटाइज करने की अहमकाना तजवीज़ पेश करने वाला ऑलिव हार्वर्ड था या हारूत राबील की हरकत थी? वो बोला, ये हारूत राबील की हरकत थी। ऑलिव हार्वर्ड ने तो इस तजवीज़ की सख्ती से मुखालिफत की थी। पूछा, तहजीब पर तशद्दुद क्यों किया गया? तुम लोग उससे क्या मालूम करना चाहते थे? डैनियल बोला, मेरा ख्याल था कि डी फॉस्टर वाले फार्मूलों की नकलें महफूज कर ली गई हैं, उन्हीं के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए उस पर तशद्दुद किया गया था। मैंने पूछा, हिप्नोटिज्म के जरिए भी तो उससे मालूमात हासिल की जा सकती थी, फिर उस पर तशद्दुद करने की क्या जरूरत थी? डैनियल बोला, किसी को इसका ख्याल ही नहीं आया था। फिर जब एंड्रयू को हिप्नोटाइज किया गया तो ऑलिव हार्वर्ड ने ये इम्कान पेश किया और अब हमारा इरादा यही था कि किसी तरह उसे हिप्नोटाइज करके उससे मालूमात हासिल कर ली जाए, मगर हमें उसका मौका नहीं मिल सका। मैंने पूछा, अमेरिका में हारूत राबील के कारोबार के बारे में तफसील से बताओ। डैनियल बोला, वो हथियार साजी के मुतअद्दिद कारखानों का मालिक था। आम लोगों का यही ख्याल है कि हथियार साजी के बायस वो इस कदर दौलतमंद है। ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी है, तहम उसकी दौलतमंदी का असल जरिया तो मनशियात का कारोबार है। हथियार साजी पर पाबंदी के बाद भी उसका ये बिजनेस बरकरार है। अमेरिका में हारूत राबील से बड़ा हेरोइन का स्मगलर कोई और नहीं है। मैंने पूछा, हारूत राबील के गिरोह में तुम्हारी क्या पोजीशन है? डैनियल बोला, मेरे मशवरे के बगैर वो कोई कदम नहीं उठाता, हर कारोबारी मामले में मेरी राय को अहमियत देता है। मैंने पूछा, शाम में दवा साज फैक्ट्री के क़याम का मशवरा भी तुमने ही दिया था? वो बोला, नहीं, मैंने उस फैक्ट्री के क़याम की मुखालिफत की थी। मैंने पूछा, क्यों? डैनियल बोला, इसलिए कि वो बहुत खतरनाक काम है, अगर हम पकड़े गए तो बचत का कोई रास्ता नहीं होगा। मैंने अपने जिस्म में हल्की सी सनसनी दौड़ती हुई महसूस की। गुफ्तगू का आरामद मोड़ पर पहुंच गई थी। मैंने पूछा, उस दवासाज फैक्ट्री में क्या खतरनाकी है? वहां तो सिर्फ कैंसर की दवा तैयार की जाएगी। डैनियल बोला, दवासाज फैक्ट्री तो सिर्फ दिखावा है, असल काम तो ज़ेर ज़मीन होगा। उस फैक्ट्री के नीचे वसीओ अरीज तहखाने हैं जहां बड़े पैमाने पर जौहरी असलहा तैयार करने के आलात नस्ब किए गए हैं। फैक्ट्री की तामीर मुकम्मल हो चुकी है और हम अभी तक महफूज रहे हैं, लेकिन किसी भी वक्त हमारा भांडा फूट सकता है और हम शामी हुकूमत की नज़रों में आ सकते हैं। इस खतरे की बिना पर मैं इस प्रोजेक्ट के खिलाफ था। मैं सन्नाटे में आ गया। इस हद तक तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये बात तो मेरे ख्वाब ख्याल में भी नहीं थी कि साजिश इतनी बड़ी भी हो सकती है। मुझे शाम की हुकूमत पर हैरत होने लगी। उनकी मुमलिकत की हुदूद में इतना बड़ा वाक़या रूनुमा हो गया और उन्हें उसकी हवा तक नहीं लग सकी। डैनियल का इंकिशाफ ऐसा था जिसने लियोनार्डो तक को चौंका दिया। हालांकि उसका इन बातों से कोई ताल्लुक नहीं था, उसके बावजूद मैंने उसकी आंखों में दिलचस्पी की चमक देखी। मुजरिमाना फितरत का हामिल तो वो था ही। अब यकीनन इस इम्कान पर गौर कर रहा होगा कि इन मालूमात से वो खुद किस तरह फ़ायदा उठा सकता है। पीटर ने मेरे शाने पर हाथ रख कर कपकपाती हुई आवाज़ में कहा, तुम किन लोगों से टकरा गए हो भाई? इनका पीछा छोड़ दो, मैं भी ऑलिव हार्वर्ड का ख्याल जहन से निकाल देता हूँ। मैंने कहा, मैंने तुमसे जो वादा किया है उसे हर हाल में पूरा करूंगा, तुम्हारा जो जी चाहे करो।
پیٹر نے کہا نہ تو میں خودکشی کر سکتا ہوں اور نہ ہی تمہیں خودکشی کرتے دیکھ سکتا ہوں۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ وہ بولا مجھے ان کے بارے میں یہ اندازہ ہوتا تو میں پہلے ہی طائب ہو چکا ہوتا۔ ذرا اندازہ تو کرو کہ جو لوگ کسی دوسرے ملک کی حدود میں غیر قانونی طور پر جوہری ہتھیاروں کی فیکٹری قائم کر سکتے ہوں، ہم جیسے بے حقیقت آدمی ان کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ میں نے تلخ لہجے میں کہا تم انہیں نہیں جانتے ہوگے، مگر میں ان سب سے بہت اچھی طرح واقف ہوں۔ یہ بین الاقوامی لفنگے ہیں اور مجھے کسی لفنگے سے خوف محسوس نہیں ہوتا۔ بٹ نے کہا تم ٹھیک کہہ رہے ہو چیف، ایسے تھرڈ کلاس شودوں سے کبھی بٹ بھی خوفزدہ نہیں ہوا۔ تم تو خیر بہت گریٹ آدمی ہو۔ سلویا نے پیٹر سے کہا تم علی یار خان سے پوری طرح واقف نہیں ہو۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے آلیو ہاورڈ کو ہمیشہ ناکوں چنے چبائے ہیں۔ یہ وہ واحد شخصیت ہیں جن سے آلیو ہاورڈ خائف رہتا ہے۔ پیٹر نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا تم کوئی بھی ہو، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میرا حوصلہ جواب دے چکا ہے۔ میں نے کہا تمہیں میدان عمل میں آنے کی ضرورت نہیں ہے پیٹر۔ میرا وعدہ ہے کہ تمہارے دشمن کو کیفر کردار تک پہنچانے میں اپنی جانب سے کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا۔ اگر کامیاب ہو گیا تو تمہیں اس کی اطلاع بھی ضرور دوں گا۔ لیونارڈو بولا تمہیں کوئی اور سوال کرنا ہو تو بتاؤ، ورنہ میں اس کی ہپنوٹائز نیند کا خاتمہ کر دوں۔ میں نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا ابھی تو ابتدا ہوئی ہے۔ اس سے پوچھو کہ اگر اسلحہ ساز فیکٹری شامی حکومت کی نظروں میں آ گئی تو کیا وہ اس سے فائدہ اٹھا کر ایک ایٹمی قوت نہیں بن جائیں گے؟ لیونارڈو نے میرا سوال دہرایا اور ڈینیل نے کہا نہیں، اس کا تدارک کر لیا گیا ہے۔ اگر کبھی اس فیکٹری کا راز افشا ہوا بھی تو اس سے کوئی اور فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ وہ بولا اس لیے کہ فیکٹری میں جگہ جگہ طاقتور بم نصب ہیں۔ اگر کبھی ہمارا راز افشا ہوا تو پوری فیکٹری اڑا دی جائے گی۔ میں نے مضطربانہ انداز میں کہا اس سے یہ معلوم کرو کہ بم کن کن مقامات پر نصب ہیں۔ ڈینیل نے جواب دیا یہ بات مجھے نہیں معلوم۔ میں نے کہا تمہیں یہ بات کیوں نہیں معلوم؟ تم تو ہاروت رابیل کے خاص آدمی ہو۔ ڈینیل بولا یہ منصوبہ ہاروت رابیل نے نہیں بلکہ آلیو ہاورڈ نے بنایا تھا۔ اس کے آدمیوں نے اس منصوبے پر کام کیا ہے۔ ہاروت رابیل نے تو صرف سرمایہ لگایا ہے، وہ خود بہت سی باتوں سے ناواقف ہے۔ میں نے پوچھا یہ منصوبہ کب بنایا گیا تھا اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی؟ ڈینیل بولا تقریباً 2 سال قبل آلیو ہاورڈ نے یہ منصوبہ بنایا تھا۔ اس نے ہاروت رابیل کو جوہری ہتھیار سازی پر آمادہ کیا تھا۔ فارمولے بھی اسی نے چوری کروائے تھے اور شامی حکام سے پارکنسن کی حیثیت میں معاملات بھی اسی نے طے کیے تھے۔ چونکہ امریکہ میں اسے حکومت کی نظروں سے اوجھل رکھنا ناممکن تھا، لہٰذا طے یہ کیا گیا کہ جوہری ہتھیار شام میں تیار کیے جائیں گے۔ چونکہ اس سے کثیر منافع کی توقع تھی، اس لیے ہاروت رابیل بھی راضی ہو گیا تھا۔ میں نے پوچھا ڈی فاسٹر تو جوہری ہتھیاروں کے فارمولے لے کر فرار ہو گیا تھا، اب تو وہ فیکٹری تمہارے لیے بیکار ہو گئی ہوگی؟ ڈینیل بولا نہیں، اس فیکٹری میں عام ہتھیار بھی تیار کیے جا سکتے ہیں، صرف جوہری اسلحے کی تیاری ضروری نہیں ہے۔ اور چونکہ ہاروت رابیل کا کام امریکہ میں ختم ہو گیا ہے، اس لیے اب اس کا ارادہ ہے کہ اپنا کاروبار وہیں شروع کر دے۔ اس آڑے وقت میں یہ فیکٹری اس کے لیے بہت بڑا سہارا ثابت ہوگی۔ میں نے مضطربانہ انداز میں پہلو بدلا، کہا اس طرح شامی حکومت کی نظروں میں زیادہ عرصے تو دھول نہیں ڈالی جا سکے گی۔ وہ بولا ہمیں اس کا احساس ہے اور اس خطرے سے بچنے کے لیے ہم شام میں فوجی انقلاب لانے کی کوشش کریں گے۔ میں نے پوچھا یہ انقلاب لانے کے لیے جو منصوبہ بنایا گیا ہے وہ کیا ہے؟ ڈینیل بولا مجھے اس کا علم نہیں ہے، یہ آلیو ہاورڈ کا شعبہ ہے، وہی منصوبہ بنائے گا اور وہی اس پر عمل بھی کرے گا۔ اس کا کہنا ہے کہ شام کے قلب میں بیٹھ کر یہ کام زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ ڈینیل کے انکشاف میری توقع سے بڑھ کر سنگین تھے۔ مجھے پہلے ہی خدشہ تھا کہ آلیو ہاورڈ کوئی بڑی سازش کرنے میں مصروف ہوگا، لیکن مجھے یہ توقع بھی نہیں تھی کہ حالات اتنی سنگین نوعیت کے ثابت ہوں گے۔ بڈ بھی حیران بیٹھا تھا اور سلویا بھی کم حیران نہیں تھی۔ اس کے لیے بھی یہ سب باتیں کسی حیرت انگیز انکشاف سے کم نہیں تھی۔ میں نے اس طرح پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کیا ایسی کوئی صورت نہیں ہے کہ ان بموں کو تلاش کر کے ناکارہ کر دیا جائے جو وہاں نصب ہیں؟ ڈینیل بولا بموں کو تلاش کرنا اس لیے ممکن نہیں ہے کہ انہیں دیواروں اور پلروں کے اندر چن دیا گیا ہے۔ میں نے کہا اس سے کیا فائدہ ہوگا جب بموں تک رسائی ہی ممکن نہیں ہے تو انہیں استعمال کس طرح کیا جا سکے گا؟ ڈینیل بولا وہ ریموٹ کنٹرول بم ہیں، اس لیے انہیں استعمال کرنے کے لیے ان تک پہنچنا ضروری نہیں ہے۔ میں نے فوراً پوچھا ان بموں کا ریموٹ کنٹرول کس کے پاس ہے؟ ڈینیل بولا کل 5 افراد ہیں جن کے پاس ان کا ریموٹ کنٹرول ہے، آلیو ہاورڈ اور ہاروت رابیل کے علاوہ تیسرا خود میں ہوں، بقیہ 2 کے بارے میں مجھے نہیں معلوم۔ میں نے پوچھا اور اس ریموٹ کنٹرول کی رینج کتنی ہے؟ ڈینیل بولا اتنی کہ اسے تل اویو میں بیٹھ کر بآسانی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مجھے اپنا دل بیٹھتا محسوس ہوا، تاہم میں نے ڈوبتے دل سے اگلا سوال کیا جن لوگوں کے پاس ریموٹ کنٹرول ہیں انہیں کن حالات میں انہیں استعمال کرنے کی ہدایت کی گئی ہے؟ وہ بولا کسی بھی ایسی صورت میں جب ہم دشمن کی نگاہ میں آ جائیں اور فیکٹری ان کے قبضے میں جانے کا اندیشہ ہو۔ آلیو ہاورڈ کا بنایا ہوا منصوبہ بہت تباہ کن تھا،
ऐसी कोई तदबीर नहीं थी जिस पर अमल करके फैक्ट्री पर कब्जा किया जा सकता। जब तक उन 2 अफराद के बारे में मालूमात हासिल न हो जाएं जिनके पास रिमोट कंट्रोल थे, फैक्ट्री पर कब्जा करने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। और सिर्फ मालूमात हासिल करने से क्या होता है, 5 रिमोट कंट्रोल कब्जे में लेने जरूरी थे। मालूम नहीं वो 2 अफराद कौन होंगे। मुमकिन है वो इसराइल में हो या उनमें से एक इसराइल में हो और दूसरा दमिश्क में ही मौजूद हो। ओलिव हावर्ड ने मालूम नहीं किस किस्म का जाल बिछा रखा होगा। मुझे यकीन था कि शाम के सरकारी महकमों में हुकूमत इसराइल के मुखबर जरूर होंगे। मुमकिन है उनमें से कुछ अफराद ओलिव हावर्ड के लिए भी काम करते हों। मुझे इस बात का पुख्ता यकीन था कि फैक्ट्री पर कब्जा करने के लिए मैं कितना ही खुफिया मंसूबा क्यों न बना लूं, उसकी इत्तला उन दोनों में से किसी एक फर्द तक जरूर पहुंच जाएगी जिनके पास बमों को इस्तेमाल करने वाले रिमोट कंट्रोल हैं। जैसे ही उन्हें इत्तला मिलेगी फैक्ट्री का राज अफशा हो गया है और उस पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, वो रिमोट कंट्रोल के जरिए बम इस्तेमाल कर डालेंगे और नतीजा क्या निकलेगा, कम से कम सैकड़ों अफराद मारे जाएंगे। तभी लियोनार्डो की आवाज ने मुझे चौंका दिया। तुम्हें कुछ और पूछना है? वो एक गैर मुतल्लिक आदमी था। न सिर्फ गैर मुतल्लिक बल्कि वो मुजरिमाना रुझान रखने के अलावा पैसे की हवस में भी मुब्तला था। डैनियल की बताई हुई जो बातें उसके इल्म में आ गई थीं, वो उन्हें अपने मफाद में इस्तेमाल करने की भी कोशिश कर सकता था। उसका जिंदा रहना मेरी जिंदगी के लिए खतरनाक हो सकता था। मुझे इस बारे में भी फैसला करना था, लेकिन पहले डैनियल से मुकम्मल मालूमात का हुसूल बहुत जरूरी था। मैंने अपनी सोचों से बाहर आते हुए पूछा, फैक्ट्री कब से काम करना शुरू करेगी? डैनियल बोला, हम लोग परसों शाम के लिए रवाना हो जाएंगे। हथियार साज फैक्ट्री का अमला पहले ही वहां पहुंच चुका है, इसलिए वो फैक्ट्री फौरन ही काम शुरू कर देगी। दवाओं की फैक्ट्री का इफ्तिताह हमारे शाम पहुंचने के 2 रोज बाद होगा। मैंने कहा, दवा साज फैक्ट्री में वहां का मकामी अमला भी मुलाजिम है या तमाम लोग तुम्हारे होंगे? डैनियल बोला, हमारी कोशिश तो यही है कि तमाम लोग हमारे ही हों, ताहम ऐसा होना मुश्किल नजर आता है। शामी हुकूमत अपने कुछ आदमियों की शमूलियत पर जरूर इसरार करेगी। उसके बाद भी बड़ी देर तक डैनियल से हारूत राबील के गिरोह के बारे में कुरेद कर सवाल करता रहा। सवाल जवाब के सिलसिले में कोई 3 घंटे लगे और 3 कैसेटें भर गईं। मैंने उससे रिमोट कंट्रोल के बारे में भी मालूम कर लिया था, जो उसके कमरे में मौजूद लॉकर के अंदर महफूज था। पीटर बट और सिल्विया इस पूरे अरसे बड़े सुकून से बैठे रहे, बल्कि वो खासी दिलचस्पी से सब कुछ सुन रहे थे। बिलाखिर मैंने लियोनार्डो से सवाल जवाब का सिलसिला खत्म करने को कहा। लियोनार्डो ने डैनियल को हिदायत देते हुए कहा, अब तुम सिर्फ मेरी आवाज सुनोगे, मेरी किसी बात का जवाब नहीं दोगे और जो कुछ मैं कहूंगा उस पर अमल करोगे। तुम यूं ही सोते रहोगे और नींद पूरी होने पर उठोगे। जब तुम जागोगे तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं होगा। सोने के दौरान तुमसे जो सवालात हुए तुम उन्हें फरामोश कर चुके होगे। कुछ देर बाद हम सब ड्राइंग रूम में आ गए। लियोनार्डो जाना चाह रहा था, मगर मैंने इसरार करके उसे नाश्ते पर रोक लिया था। ताहम मैंने मौका पाकर पीटर को हिदायत कर दी थी कि अब लियोनार्डो की जिंदगी हमारे लिए खतरनाक है और उसने मुझसे बेफिक्र हो जाने को कहा था। नाश्ते के बाद लियोनार्डो ने इजाजत चाही और पीटर ने उसे कहा, मैं ड्राइवर से कह देता हूँ वो तुम्हें छोड़ाएगा। पीटर उसे साथ लेकर चला गया। बड ने कहा, इस शख्स के इल्म में बड़ी खतरनाक बातें आ गई हैं चीफ। मैंने कहा, बेफिक्र रहो, मैंने पीटर से कह दिया है, वो लियोनार्डो का मुनासिब बंदोबस्त कर देगा। सिल्विया ने कहा, मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी मिस्टर अली कि अंकल राबील इतनी खौफनाक सरगर्मियों में मुलव्विस होंगे। मैंने कहा, परवाह मत करो, अब चंद दिनों से ज्यादा का खेल नहीं बचा है। मुझे यकीन है कि हारूत राबील की मौत के बाद तुम आजाद हो जाओगी। वो बोली, काश ऐसा हो सके मिस्टर अली, मुझे आजादाना जिंदगी बसर करने की बड़ी तमन्ना है। मैंने कहा, बस तुम्हें चंद दिन के लिए रूपोश रहना पड़ेगा, उसके बाद तुम उन लोगों की तबाही की इत्तला सुन लोगी। बट ने कहा, क्या तुम डैनियल के रिमोट कंट्रोल के जरिए उस फैक्ट्री को उड़ाओगे चीफ? मैंने कहा, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है बट, लेकिन वो बात की बात है। मैं कोशिश करूंगा कि जिस वक्त मैं रिमोट कंट्रोल इस्तेमाल करूं उस वक्त उस ग्रोह के ज्यादा से ज्यादा लोग वहां जमा हों। ताहम इस वक्त तो तुम्हारे लिए एक काम है। बड ने बड़ी मुस्तैदी से कहा, हुक्म करो चीफ। बड तो पहले ही बेकारी की वजह से बेजार बैठा है। मैंने कहा, डैनियल के चेहरे का मास्क तैयार करो, मुझे दूसरे काम निपटाने हैं और मैं चाहता हूं कि कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा काम हो जाए। बड ने कहा, यह काम मेरे बस से बाहर है चीफ, तुम्हें तो मालूम ही है कि मैं मेकअप का इतना माहिर नहीं हूँ। मैंने कहा, मुझे मालूम है बड, और मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि पूरा काम तुम करोगे, जाहिर है उसे फाइनल टच तो मैं खुद ही दूंगा। सिल्विया ने कहा, तुम अपने चेहरे का नकूश तो तब्दील कर लोगे, लेकिन क्या तुम अपनी आवाज से नहीं पहचान लिए जाओगे? मैंने डैनियल की आवाज की नकल उतारी, कहा, इसका सही अंदाजा तो तुम्हें उस वक्त हो सकेगा जब मैं डैनियल का मेकअप कर लूंगा। सिल्विया मारे हैरत के उछल पड़ी। उसने हैरत से कहा, यह तुमने अपनी आवाज कैसे तब्दील कर ली? मैंने कहा, आदमी अगर आवाज तब्दील करने के फन से नावाकिफ हो तो मेकअप अपनी अफादियत खो बैठता है। थोड़ी देर के बाद पीटर आ गया। बोला, मैंने उसका मुकम्मल इंतजाम कर दिया है,
मैंने मुतमईन अंदाज में कहा, ठीक है, अब तुम्हारे लिए मेरी ये हिदायत है कि जो कुछ तुमने डैनियल के मुंह से सुना है उसे यकसर फरामोश कर दो। पीटर बोला, मैं समझता हूँ मिस्टर एलियार। उसने पहली बार मुझे मेरे असल नाम से मुखातिब किया। मैंने कहा, यह हिदायत मैंने महज एहतियातन तुम्हें दी है। दूसरी बात यह कि तुम्हें उन लोगों के अंजाम तक खुद को रूपोश रखना होगा। क्या तुम सिल्विया की हिफाजत की जिम्मेदारी कबूल कर सकोगे? पीटर ने कहा, क्यों नहीं, ये जब तक चाहें मेरे पास रहें, इन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन मुझे आखिर कितने दिन रूपोश रहना होगा? मैंने कहा, खा ये रूपोशी तवील ही क्यों ना हो जाए, लेकिन एहतियात का तकाजा यही है कि तुम न सिर्फ खुद रूपोश रहो बल्कि जैक्सन को भी मंजर आम पर से हटा दो। पीटर बोला, हमारी इस रूपोशी का इख्तिताम कब होगा? मेरा मतलब है, हमें किस तरह मालूम होगा कि अब हमारी रूपोशी के दिन खत्म हो गए हैं? मैंने कहा, उन लोगों को अंजाम तक पहुंचाने के फौरन बाद मैं तुम्हें मुत्तला कर दूंगा। वो बोला, मैं तुम्हारी कामयाबी के लिए दुआगो हूँ मिस्टर एलन। ओह माफ करना मिस्टर एली। मैंने कहा, और अब मैं तुम्हें एक और जहमत दूंगा सिल्विया, तुम ट्रांसमीटर पर ऑलिव हार्वर्ड से राब्ता कायम करो। मैं उसे आधे घंटे तक समझाता रहा कि उसे ऑलिव हार्वर्ड से क्या बातें करनी हैं और उसके किस सवाल के जवाब में क्या कहना है। उसके बाद मैं उसे उसकी ख्वाबगाह में ले गया जहां उसका ट्रांसमीटर था। सिल्विया ने ट्रांसमीटर पर ऑलिव हार्वर्ड से राब्ता कायम कर लिया। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक दूसरी तरफ ऑलिव हार्वर्ड ने खुद कॉल रिसीव की थी और ये इस बात की दलील थी कि वो बेहद परेशान था। ऑलिव हार्वर्ड की आवाज आई, तुम कहाँ से बात कर रही हो? मतला कैसा है? उसकी आवाज से गहरा इस्तराब झलक रहा था। सिल्विया ने कहा, न्यूयॉर्क का मतला अबर आलूद है जनाब। ये उनके दरमियान तयशुदा कोड था, जिसका मतलब था कि सिल्विया ने ये कॉल खुद से की है, किसी के दबाव के तहत नहीं की। वो बोली, मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ हूँ। ऑलिव हार्वर्ड की गुर्राहट सुनाई दी। इस बात का क्या मतलब हुआ सिल्विया? वो बोली, वो बहुत मोहतात हैं जनाब, मुझे आंखों पर पट्टी बांध कर यहाँ लाया गया है। हार्वर्ड बोला, मैंने तुमसे कहा था कि अशद जरूरत के बगैर कॉल मत करना। इस वक्त तुम्हें कॉल करने की जरूरत क्यों पड़ गई? सिल्विया बोली, लकी फरार हो गई है जनाब, और वो उसके फरार की वजह से बहुत परेशान है। मुझे पहले मौका नहीं मिला जनाब, वरना मैं पहले आपको मुत्तला कर दी थी। हार्वर्ड बोला, इस बात का क्या सबूत है कि लकी फरार हो गई है? मुमकिन है वो झूठ बोल रहा हो। सिल्विया बोली, वो बहुत परेशान है जनाब, और उसकी परेशानी से अंदाजा होता है कि मामला बहुत अहम है। उसने लकी के बारे में मालूम करने के लिए एल्बर्ट पर तशद्दुद भी शुरू कर दिया है।